विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है और अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन-कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। तो चलिए हम आज सीखते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखते हैं और इसमें कौन-कौन सी विषयों का समावेश किया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद लेखन क्या है? एक कला है। अनुच्छेद जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन एक प्रकार से क्या है? कला है। कहने का तात्पर्य है कि किसी विषय पर कम से कम शब्दों में उसे व्यक्त कर देना भी एक कला है और किसी विषय को अधिक से अधिक शब्दों में व्यक्त करना भी एक क्या है? कला है। अर्थात ये दोनों प्रकार की क्या है? कला है। अनुच्छेद में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं की चर्चा सीमित शब्दों में की जाती है। हमें यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं की चर्चा सीमित शब्दों में की जाती है। अर्थात हमारे पास इसमें शब्द बहुत ही कम होते हैं, परंतु उस सीमित शब्दों में उसका अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात वह पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद में विषय का अधिक विस्तार करने का स्थान नहीं होता, अर्थात जिस भी संदर्भ में हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें केवल मुख्य बातों का समावेश किया जाता है। अनुच्छेद को अपने आप में पूर्ण किसी विषय का प्रतिपादन संक्षेप में किए जाने के कारण इसे संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है। अर्थात निबंध में तमाम तरह के विषयों का समावेश होता है। हम निबंध पे उस विषय से संबंधित कई और मुद्दों का भी समावेश कर सकते हैं, परंतु अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें विषय पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसे संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है। परंतु निबंध और अनुच्छेद में कुछ अंतर होते हैं जो आगे स्पष्ट किया गया है। निबंध और अनुच्छेद में प्रमुख अंतर यह होता है कि निबंध में किसी एक विषय के पक्ष, विपक्ष तथा उससे संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश होता है। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसके पक्ष, विपक्ष और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं उसकी चर्चा निबंध लेखन में की जा सकती है, परंतु अनुच्छेद लेखन में सब बातें नहीं समाहित की जा सकती। वही बात यहाँ लिखी गई है कि किंतु अनुच्छेद में विषय के सीमित पक्षों पर ही वे विचार व्यक्त किए जाते हैं। अर्थात जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उसके जो मुख्य विषय हैं उसी पर वार्ता की जाती है, उसी पर लेखन किया जाता है। कुछ और भी बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद लेखन रचनात्मक लेखन की लघुत्तम इकाई है। रचनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी। जब भी हम अनुच्छेद अथवा निबंध लिखते हैं तो वह हम रट कर नहीं आते हैं, बल्कि अपने मस्तिष्क की चेतना, अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? रचनात्मक लेखन कहा जाता है। किसी भी विषय पर अपने विचार को स्पष्ट रूप से सरल भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन क्या है? किसी भी विषय पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सरल भाषा में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना ही क्या है? अनुच्छेद लेखन है। अर्थात जब भी हम किसी बिंदु पर अनुच्छेद लिखते हैं और उसे अपने भाषा में कम से कम शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, या अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात यह है कि किसी भी विषय पर परस्पर संबंधित वाक्यों के समूहों को लिखा जाता है। अर्थात जिस भी हम विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं वो जितने भी वहाँ पे हम वाक्य लिखेंगे वो वाक्य एक दूसरे वाक्य से संबंधित होने चाहिए। अर्थात एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होना अति आवश्यक है। दूसरी बात क्या है? अनुच्छेद लेखन में किसी भी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखन में किसी भी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य भाव से सीधा लेखन कार्य आरंभ होता है। इसका विपरीत होता है निबंध लेखन में। निबंध लेखन में भूमिका की आवश्यकता होती है, परंतु अनुच्छेद लेखन में किसी भी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। भूमिका अर्थात इंट्रो। तीसरा है उदाहरण का केवल संकेत दिया जाता है, विस्तार से वर्णन नहीं किया जाता। अनुच्छेद लेखन में हम उदाहरण का केवल संकेत दे सकते हैं, परंतु उसे विस्तार से नहीं लिख सकते। सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष स्वयमेव समझ में आ जाना चाहिए। अर्थात जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और
अनुच्छेद लिखने के पश्चात उसका क्या निष्कर्ष हो रहा है वह पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। 5वां है, यदि संकेत बिंदु दिए गए हो तो पहले उन पर विचार करें, फिर उन्हीं के आधार पर अनुच्छेद लेखन का क्रम निर्धारित करें। अब ये संकेत बिंदु क्या होते हैं, जब मैं आगे आपको अनुच्छेद लेखन का प्रारूप दिखाऊंगा तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संकेत बिंदु क्या होते हैं। तो वही बात बताई गई है कि यदि संकेत बिंदु दिए गए हों तो पहले उन पर विचार करें, फिर उन्हीं के आधार पर अनुच्छेद लेखन का क्रम निर्धारित करें। अर्थात जो भी बिंदु दिए गए हैं पहले हमें उस पर सोचना चाहिए कि हम उस पर क्या क्या लिख सकते हैं, और विचार विमर्श करने के पश्चात हमें अपनी लेखन पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए। 6वां है, अनुच्छेद लेखन में पक्ष अथवा विपक्ष के विषय में विचार नहीं किया जाता, जबकि यह विचार सिर्फ निबंध लेखन में किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। वही बात यहाँ लिखी गई है कि अनुच्छेद लेखन में पक्ष अथवा विपक्ष के विषय में विचार नहीं किया जाता। अनुच्छेद लिखते समय रोचकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमारे पास शब्द बहुत कम होते हैं, यही कारण है कि हम उस पर तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि हमें यह ध्यान रखना होता है कि कितने कम शब्दों में हम अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं और हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से यह समझेंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखा जाता है। जैसे हमारे सामने एक विषय है वन संरक्षण। वन संरक्षण, अभी जो मैं आपसे संकेत बिंदु के बारे में बात कर रहा था वो यही है संकेत बिंदु। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रूपरेखा, तो ये वन प्रकृति का अमूल्य देन, वन विनाश के कारण तथा परिणाम, वन संरक्षण के उपाय, ये इस अनुच्छेद लेखन का संकेत बिंदु है। अर्थात यदि हमें इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है तो सर्वप्रथम दिए गए संकेत बिंदु पर हमें विचार करना होगा। विचार करने के पश्चात हमें अपने लेखन कला को आगे बढ़ाना होगा। तो हम इसे एक बार पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि किस प्रकार से यह लिखा गया है। वन संरक्षण, इसके शीर्षक से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें वन संरक्षण के ऊपर क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा गया है। वन प्रकृति की मानव को अमूल्य देन है। अर्थात प्रकृति ने हमें या मनुष्य को वन जो दिया है वो अमूल्य है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं है। वो क्या है, एक मानव को देन है। ईश्वर ने हमें जो वन प्रदान किया है वो एक बहुमूल्य धरोहर है। वनस्पति और मानव एक दूसरे के पोषक और संरक्षक हैं। ये हम सब जानते हैं कि वनस्पतियों से हमें हवाएं मिलती हैं और उसी का उपयोग करके हम निरंतर अपने जीवन के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि वनस्पति और मानव एक दूसरे के पोषक और संरक्षक हैं, अर्थात वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। पेड़ पौधों से मानव को अनेक औषधियाँ, विविध खाद्य पदार्थ, ईंधन और इमारत के लिए लकड़ी तथा रबड़ आदि प्राप्त होते हैं। ये सब बातें हम जानते हैं कि पेड़ पौधे से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। प्राकृतिक सुषमा से शोभायमान होने के कारण ये पर्यटन के आकर्षण स्थल भी होते हैं। पर्यटन अर्थात टूरिस्ट, जब भी किसी देश में अथवा हमारे देश में जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर उसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। वही बात बताई गई है कि प्राकृतिक सुषमा से शोभायमान होने के कारण ये पर्यटन के आकर्षण स्थल भी होते हैं। ये वन्य प्राणियों के आश्रयदाता हैं। वन्य प्राणियों के आश्रयदाता अर्थात जो जीव जंतु वन में रहते हैं वो इन्हीं जंगल झाड़ियों में छुप कर रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वन्य प्राणियों के आश्रयदाता हैं। संतुलित वर्षा तथा हरियाली बनाए रखने के लिए वनों की अत्यधिक आवश्यकता है। हम सब जानते हैं यदि हमें पृथ्वी पर वर्षा संतुलित रूप से चाहिए, हरियाली चाहिए, तो पेड़ों का और वनों का होना अति आवश्यक है। परंतु देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु आवासीय भूमि तथा उद्योग धंधों की बढ़ती जरूरत ने मानव को वनों की कटाई करने पर विवश कर दिया है। आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से जरूरत बढ़ रही है, यहाँ पर लिखा है उद्योग धंधों, अर्थात जिस तरीके से उद्योग धंधों का निर्माण हो रहा है, इन सब के कारण हमने लगातार वृक्षों की कटाई की है और जिससे कई विनाश के कारण हमारे सामने आने लगे हैं। वनों को काटकर कहीं
बहुमंजिली इमारतें बनाई जा रही हैं, तो कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा करके मानव स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है। हम सब जानते हैं कि यदि पृथ्वी पर वनस्पतियों का संतुलन ना रहा तो नियमित रूप से वर्षा नहीं होगी और अकाल के कारण बनेंगे। वही बात यहाँ बताई गई है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा करके मानव स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है। वनों की कटाई से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ रहा है। जब भी हम वनों की कटाई करते हैं तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में कहीं बरसात ही नहीं होती और कहीं इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि वहां पर बाढ़ आ जाती है। इसके संदर्भ में हमने जो पाठ पढ़ा था पानी रे पानी, वो इसी तथ्य से संबंधित है या इसी बात पर वह पाठ भी आधारित है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बाढ़, भूचाल, भूस्खलन, भूस्खलन आदि इसी के परिणाम है। अर्थात जो बाढ़ आती है, जो भूकंप आता है, जो भूस्खलन होता है या जो भूक्षरण होता है, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लैंडस्लाइड, ये सब किसके कारण होते हैं? ये सब पेड़ों की कटाई के कारण होते हैं और वही बात यहाँ पे बताई गई है। वनों का निरंतर विनाश होने के कारण आज पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि श्वास हेतु स्वच्छ तथा निर्मल वायु दुर्लभ हो गई है। ये बात भी हम जानते हैं कि जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है इसके कई दुष्परिणाम हैं। पहला दुष्परिणाम तो यही है कि हमें स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही है, जिससे हमें श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कत हो रही है और इसके कारण तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज इस बात की अधिक आवश्यकता है कि वनों का संरक्षण किया जाए। आज इस बात की अधिक आवश्यकता है कि वनों का संरक्षण किया जाए। इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं जनसंख्या नियंत्रण। सीधी सी बात है, यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेंगे तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में आबादी नहीं बढ़ेगी और जब आबादी नहीं बढ़ेगी तो वनों की कटाई नहीं होगी और जब वनों की कटाई नहीं होगी तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। यदि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। जो भी बात मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पे लिखी गई है। वन रहित भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वन रहित भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, अर्थात हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण कहाँ करना चाहिए, भूमि पर करना चाहिए। इस दिशा में वन महोत्सव एक सफल प्रयास है। सभी मनुष्यों को यह संकल्प करना चाहिए कि वे धरती को स्वर्ग समान सुंदर तथा सुखद बनाने हेतु भरकस प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संतुलन निरंतर बना रहे तो इसके लिए हमें क्या करना है, वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्ष लगाने होंगे। तो यह था हमारा अनुच्छेद लेखन। हमने यह देखा कि अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद अथवा एक ही पैराग्राफ में सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें किसी प्रकार का पैराग्राफ या दूसरा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें यह बात विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखा जाता है, अर्थात एक ही अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन कभी भी दूसरे अनुच्छेद में या दो पैराग्राफ में डिवाइड नहीं किया जाता। तो हमने यह सीखा कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और अनुच्छेद लिखते समय हमें केवल मुख्य बातों पर चर्चा की जाती है। जैसा कि आपने देखा वन संरक्षण के ऊपर जितनी बातें की गई हैं वो सारी की सारी बातें वन से संबंधित है, अर्थात पेड़ से संबंधित है और उसके विनाश से और उससे होने वाले लाभ से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमने इस वन संरक्षण पर अनुच्छेद देखा है आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। अगले पृष्ठ पर एक और विषय पर अनुच्छेद लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं समय का सदुपयोग, अर्थात समय का हमें सही उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर अनुच्छेद यहाँ पे लिखा है। आप इसे भी देख के लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस अध्याय में हमने जो भी आपको सिखाया आप ये समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि अनुच्छेद को कभी भी दो अनुच्छेद अथवा दो पैराग्राफ में डिवाइड नहीं करना होता है, वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में अथवा एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और फिर मिलता हूँ किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।